Good morning, everyone. I hope you are the fine and all of you doing well. So, my name is विशाल सैनी एंड हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सभी सीबीएसई के जो एग्जाम करवाती है बोर्ड एग्जाम पेपर होते हैं उनको हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जैसे ही आप क्लासरूम में जाओगे एग्जाम हॉल में तो आपको जो स्क्रीन पर विजिबल है वैसा पेज आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपने जो भी रोल नंबर्स होंगे वो रोल नंबर्स यहाँ पर फिल करने होंगे। इसके बाद क्या होगा कि क्या सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड है। अब ये क्वेश्चन पेपर कोड का मतलब क्या है कि जो सीबीएसई होती है ना सीबीएसई वो क्या हो करता है कि 10 टू 15 पेपर्स क्या करते हैं रिलीज करते हैं। वो 10 टू 15 पेपर क्या करते हैं रिलीज करते हैं। अब जो रिलीज करते हैं फिर जो कमेटी होती है उनमें से इन 10 टू 15 पेपर्स में से कोई भी एक पेपर चूज करके कंप्लीट जो भी इंडिया है ना इंडिया के अंदर जो एक पेपर को चूज करके कंप्लीट उसको उसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता। अब ये एग्जाम होता जो ड्यूरेशन होता 3 आवर्स का होता और मैक्सिमम मार्क्स होते 70 मार्क्स का। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि ये पेपर का सॉल्यूशन हम 55 टू 65 मिनट्स के अंदर कवर करें। फिर भी अगर आप किसी को अगर स्पीड इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो तो आप अपने यूट्यूब पर स्पीड चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं पीके वैल्यू, बट इससे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना वो है लोवेस्ट पीके वैल्यू। पीके वैल्यू क्या होती है कि पीके वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी है। किसकी होती है एसिडिटी, या हम बोले H प्लस आयंस के, या क्या होती है एसिडिटी के लिए। किसके एसिडिटी के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि अगर पीके वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर एसिड पीके वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। अब हम चेक करते हैं लोवेस्ट मतलब, लोवेस्ट का मतलब होगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब एसिडिक का नेचर का हम देखते हैं कि जो एसिडिक नेचर होती है ना एसिडिक नेचर की एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले एक तो नाइट्रो ग्रुप है और एक क्लोरीन ग्रुप है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा क्लोरीन का होता है या नाइट्रो का। हम जानते हैं कि नाइट्रो का क्या होता है सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा इसकी जो माइनस आई इफेक्ट होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा ये, तो जिससे एच प्लस आयन इजिली क्या होगा यहाँ से रिमूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा ये होगा। ठीक है, अगर हम पीके वैल्यू का अगर पी के वैल्यू का अगर ऑर्डर चेक करते हैं ना तो सबसे हाई ऑर्डर किसका होगा ए का, उसके बाद होगा अपने पास ए के बाद होगा डी, वो डी के बाद होगा सी, वो सी के बाद होगा बी। और यही तो पूछा कि लोवेस्ट पी के वैल्यू किसका होगा यहाँ पर बी का, तो अपना आंसर क्या होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम विच ऑफ द फ्लोइंग सेल वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अब अपोलो स्पेस प्रोग्राम में क्या होता है कि कौन सी सेल का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो अपोलो स्पेस में जो सेल यूज करते हैं उसमें से जो वाटर रिलीज होता है आउटपुट जो वाटर मिलता है उसको ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं H2O2 सेल यूज करते हैं। इसमें जो आउटपुट मिलता है ना H2O का आउटपुट मिलता है, इसमें H2O का आउटपुट मिलता है उसको इधर ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब इसमें हम चेक कर पा रहे हैं कि जो इसमें Fe और Mn का दे रखा है। अब दोनों में क्या हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम देख पाते हैं कि जैसे कि कोई भी सेल होती है तो ई सेल क्या होती है, अगर ई नोट सेल का निकालना होता है अपने को तो क्या होता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सा तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब हमें पता है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब जिसका भी हाई रिडक्शन वैल्यू होती है ना हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो कहाँ पर होता है एज कैथोड पर होता है, और जिसका लिस्ट क्या बोलते हैं कि कम वैल्यू होगी उसकी ऑक्सीडेशन वो होगा ए नोट पर। तो अब इसमें हम वैल्यू चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या 0.77 है और इसकी 1.51 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा ये कैसे बिहेव करेगा जब कैथोड, कैथोड की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर क्या है 1.51 माइनस ब्रेकेट। अब यहाँ वैल्यू क्या है इसकी एनोड की वैल्यू क्या ये जो एनोड की बिहेव करेगा तो एनोड की वैल्यू क्या 0.77। अब इसको सोल्व करोगे तो अराउंड क्या आएगा 0.7 के समथिंग। बट ये देखो ना अगर ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की, तो प्लस माइनस हमें सबको पता है क्या होता है माइनस हो जा होगा। ठीक है, आंसर चेक करते हैं तो आंसर में क्या होगा वैल्यू तो गिवन है टू गिवन से, एक तो यही वैल्यू गिवन है और यही वैल्यू गिवन है, बट हमें क्लियर हमने कैलकुलेट किया ना कि किस में वैल्यू होगी पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है कि एक रिएक्शन है जो ए और बी है जो किसमें कन्वर्ट हो रही है वो सी और डी में, और इसका टेम्परेचर गिवन है अपने पास 25 डिग्री। अब इसमें मैं क्वेश्चन को कंप्लीट चेक करते हैं। अब इसमें क्या निकालना अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने तो क्या करना, हमें एक साथ दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक को तो फिक्स करते हैं और दूसरों को देखते हैं। बोलते हैं ना कि अगर हमें 3 लोगों का पता करना हो तो उसके दोस्तों को के बारे में उसकी स्टडी करते हैं, जैसे अगर उसके दोस्तों का नेचर होता है वैसे ही उसका नेचर होता है, जनरली हम यही बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपली हमें अगर बी की देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी के लिए ऑर्डर चेक करते हैं। तो बी के लिए क्या करते हैं, 3 और 3 ये कांस्टेंट है, अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब जो भी हम चेंज करेंगे बी की वैल्यू में, तो जो बी की वैल्यू में चेंज होगा रेट उसके उसके अकॉर्डिंग तो चेंज होगी ना। अब इसको तो हमने फिक्स किया, अब इसमें चेंज वेरिएबल कौन सा, बी, और जो रेट में चेंज आएगा वो भी बी के रेस्पेक्टली आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, इसमें 3 है 3, अब इसमें क्या, 2 टाइम्स किया, कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया। अब इसमें रेट में देखते हैं, रेट क्या, रेट रिमेन सेम है, रेट क्या सेम है, तो क्या हुआ, इट मींस ये इसकी क्या हो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, किसकी हो गई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू बी। अब इसमें चेक करते हैं, ये भी जीरो ऑर्डर की है, ये भी जीरो ऑर्डर की, अब चेक करते हैं, बट अभी हमें इसके आंसर पर तक पहुंचने के लिए हमें एक आधी वैल्यू का चेक करना होगा। अब कैसे चेक करेंगे, केवल सेम वही मेथड, अब यहाँ पर इसको कांस्टेंट करते हैं, यहाँ पर इसको कांस्टेंट करते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर हमने कितना किया, कंसंट्रेशन को क्या किया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें चेक करने पर लग रहा है कि अराउंड 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी अगर हम अराउंड लेके चले तो 2 और इसे अराउंड लेके चले तो 8, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। अगर हम इसको पुट करें इस वे में कि अपने पास क्या 2 की पावर n है, तो कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब n की वैल्यू क्या आ रहा है कि 4 हो, तो हमें पता है कि अगर इसका क्यूब करते हैं तो 8 टाइम होगा और इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 टाइम, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब 2 चेक करते हैं किसका, तो 2 यहाँ पर है, तो अपना आंसर सी हो जाएगा इस वे में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या, हमें पता है कि निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब सबसे इजी तरीका होता है, कई बार स्टूडेंट को क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, तो क्वेश्चंस में चांस होता है कि मोस्टली तुम्हें इनका एटॉमिक नंबर गिवन होगा, एटॉमिक नंबर जैसे कि गिवन है 28, तो हमें क्या करना है कि 4s और 3d, पहले तो हमें सबसे पहले इस वे में लिखना। अब जो दो है ना, दो को तो तुम यहाँ पुट कर दो s के ऊपर और 8 को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस निकालते हैं, निकल का मान हमने x और हमें पता है कि Cl कितने 4 है, तो +4। अब एक Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, ब्रैकेट इक्वल टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, x -4 इक्वल टू -2। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो x इक्वल टू -2 +4, तो क्या क्या मिलेगा अपने को, +2। ठीक है, तो यहाँ पर निकल की प्लस, निकल को किस फॉर्म में, यहाँ पर निकल प्रेजेंट है Na+2 फॉर्म में। Na+2 का मतलब है कि जो निकल है ना, जो निकल है वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे, तब ये फॉर्म हुआ। अब अपने को पता है कि 4s क्या आउटर ऑर्बिटल है, 3d क्या इनर ऑर्बिटल है, तो जब भी अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कहां से करते हैं, आउटर सेल से। अगर आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, 4s तो 0 हो जाएगा और 3d 8 होगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन से तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें सबसे पहले पता है कि हमें क्या करना, पहले सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 और 8। ठीक है, अब अपने पास क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता, वो फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+2 ब्रैकेट, और इसका से निकलता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। n के लिए जो अनपेड 2 पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट +2 रूट, तो क्या निकलेगा √8, और इसकी वैल्यू अराउंड अराउंड कितनी होगी, 2.9 के समथिंग होगी, 2.94 या 292 या 2.89 के समथिंग होगी। ठीक है, चेक करते हैं, अब ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी आ, ठीक है। चलिए, तुम इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, सबसे पहले इजी मेथड में बताता हूँ। जितने भी तुम्हारे होता है ना n, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आए, ये मानो कि सेम वही होगा, तो क्या करोगे, n प्लस 0.9 के समथिंग ऐड कर लेना। जितने भी, जैसे कि मैं बोलूँ कि n की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 1 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी 1.93। अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 2 है, तो 2 के लिए हमने चेक किया कितना है, 2.82। ऐसे में बोलूँ n की वैल्यू अपने पास क्या 3 है, तो क्या हो जाएगी इसके लिए मोमेंटम, मैग्नेट क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.85 के समथिंग होगी, ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रखा है कि ये, अभी हमने कितना इजी मेथड देखा कि अगर हमें अगर सिक्स लोकल कॉन्फ़िगरेशन याद होता तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो भी अपने वापस से वही मेथड फॉलो करेंगे। क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं 4s 2, उसके बाद क्या लिखते हैं हम 3d 25 है ना 25, तो 2 इस पर आ गया और 5 इस पर आ गया। ऐसे कोबाल्ट कोबाल्ट का क्या लिखेंगे 4s2 और 3d 7 लिखेंगे, और ऐसे निकल है तो निकल के लिए क्या लिखोगे 4s और 3d 8 लिखोगे। ठीक है, अब पहले ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्वेश्चन से कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो
डी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 किस में मिलेगा? तो क्या पॉसिबल है कि Mn में मिलना? क्योंकि सभी पर प्लस है और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स निकालना। अगर नेगेटिव होता तो भी हम चेक करते हैं इसको, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का आना और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि Mn तो हमारा अपना हो ही नहीं सकता, तो Mn के लिए इसको पहले कट कर देते हैं। अब चेक करते हैं हम निकल को, ठीक है। निकल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स करवाने अपने को पास, यहाँ ऑप्शन में 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाऊंगा तो हमें पता है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो क्या बचेगा अपने पास 4s 0 और 3d7, जो कि अपना ये आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसके लिए, कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट के लिए चेक करते हैं। वैसे 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे और यहाँ से 3d से हम 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाएंगे तो 4s 0 और 3d6, तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर कोबाल्ट +3, तो CO+3 आंसर हो जाएगा बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है कि जनरली कंसंट्रेशन अगर इसमें ज्यादा डिफरेंट होता है कंसंट्रेशन में तो हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को भी लेते हैं, बट इसमें क्या हुआ कंसंट्रेशन भी दोनों की सेम है, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक, हमें पता है ये होता है डिसोसिएशन कोएफिशिएंट, या कि कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 पोटेशियम आयन करेगा और एक क्या करेगा सल्फेट आयन करेगा, SO4 - 2, तो टोटल कितने होंगे ये, टोटल होंगे 3 आयंस, टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा और ये करेगा 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब मुझे बताओ कि 2 आयंस का ज्यादा इफेक्ट होगा या 3 आयंस का, तो 3 आयंस का क्या करेगा बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। जनरली बस ये अगर नंबर ऑफ, अगर इसके जगह पर अनोदर कोई भी होता ना, उसकी कंसिडरेशन जैसे कि 2 मोल होती है, 2 मोलर होते हैं, तो 2 मोलर उसमें भी नंबर ऑफ द आयंस से ही अपन आंसर को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर इसमें भी क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर भी जस्ट रिसेंटली हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब इसके पहले ऑप्शन से मूव करने से पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। जनरली हमें पता है दोनों क्या रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल, अभी मैंने रिसेंटली क्या बोला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी वो कैसे होगा, एज ए कैथोड। हाई किसकी इसकी, तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और ये कैसे बिहेव करेगा एनोड की तरह बिहेव करेगा। डन यहाँ तक। अब हमें अपने को पता है कि एक फॉर्मूला होता क्या होता, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। करेक्ट, पुट करते हैं वैल्यूज, पुट करते हैं पहले। कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.77 माइनस ब्रैकेट, अब एनोड की वैल्यू कितनी है -0.14। करेक्ट, इसको सोल्व करोगे तो पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.14 प्लस 0.77 ये होगा, तो ठीक है इसका आंसर होगा 0.79 के समथिंग या 0.9 के समथिंग आएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आएगा 0.9 के समथिंग आएगा। अब चेक करते हैं एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा पहले तो वैल्यू से, वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन से चलते हैं, एक तो यहाँ वैल्यू गिवन है और एक यहाँ वैल्यू गिवन है और एक यहाँ पर, ये तो माइनस में अपना आंसर किस में आ रहा है पॉजिटिव, तो ये तो वैसे कट हो गया। अब हम चेक करते हैं एसएन इज द ऑक्सीडाइज, Fe इज द ऑक्सीडाइज, बट हमने पता नहीं एनोड पे कौन है एसएन, और एसएन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा आंसर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Amides can be converted into the amines by the reaction name. Okay. अब पहले हम चेक करते हैं कि एमाइड्स क्या होता है। एमाइड्स क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको क्या बोलते हैं एमाइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एमिन, किसे बोलते हैं आर और NH2 को बोलते हैं। अब इसके लिए एक रिएक्शन तुमने देखी होगी, इसमें क्या होता है कि एक कम कार्बन का अपने को एनिलीन मिलता है, अब वो कौन सी होती है हाफ ऑन ब्रोमाइड रिएक्शन, सुना होगा तुमने, कौन सा सुना होगा हाफ ऑन ब्रोमाइड। तो जस्ट इसने यहाँ क्या बोला डिग्रेडेशन, क्यों बोला क्योंकि एक कम कार्बन है, इसको क्या बोला हाफ ऑन डिग्रेडेशन रिएक्शन बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं कि विच वन स्टेटमेंट लिसन, अगर कहीं भी नोट है ना तो उसको पहले अंडरलाइन कर दिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये नोट और जो नेगेटिव सेंस में होता है ना उसको हम इग्नोर करते हैं फास्ट रीड करने में, तो ये क्या होगा, ये एक स्टार पॉइंट डाल के लिखो कि जब भी नोट दिखे कोई भी नेगेटिव बात दिखे ना क्वेश्चन में, तो उसको क्या करना अपने को अंडरलाइन करना। अब अंडरलाइन करते हैं कि नोट प्रूफ फॉर अबाउट द ग्लूकोज, तो इन्होंने बोला कि एल्डोज, बिल्कुल उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता और उसमें 6 कार्बन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं एल्डोज बोलते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑन हिटिंग विद द HI एंड एन एक्शन, ये भी करेक्ट है क्योंकि तो हम टेस्ट देखते हैं ना कि उसमें कि कितने कार्बन है, उसके लिए हम चेक करते हैं HI से। नेक्स्ट है इट इज द प्रेजेंट इन द पायरोनोज फॉर्म, बिल्कुल क्योंकि एक रिंग फॉर्म में मिलती है ना अपने को, इस फॉर्म में मिलती है ना ग्लूकोज, उसको बोलते हैं पायरोनोज फॉर्म बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पायरोनोज फॉर्म, ऐसे CH2OH होता। इट गिवन द 2 4 DNP टेस्ट। अब ये देखो ये क्या है, ये गलत है,
ये क्या रोंग है, ये रोंग है, स्टेटमेंट रोंग है, बट अपने को नोट ही तो पूछा ना, तो अपना आंसर क्या होगा, ये रोंग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबको पता है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है ना, वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, और जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है ना, वो क्या कर सकते, उसको हम क्या कर नहीं सकते, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अगर इसको हम हीट दोगे ना, हीट हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। अब ब्यूटेनिल, इसमें तो वैसे भी नहीं है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ब्यूट टू ओल, ब्यूट टू ओल को कैसे राइट करोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और टू का मतलब कितना डिग्री हो गए, 2 डिग्री, 1 और 2, मतलब डिग्री नहीं आता तो डिग्री से चेक करते हैं कि जो जो कार्बन OH से अटैच है ना, वो कितने अनोदर कार्बन से, तो एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से, तो कितना डिग्री हुआ ये, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल इसे बोलते हैं। अब चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करोगे तो क्या होगा, वापस से वही 1 2 3 4। अब चेक करो, 2 मेथिनॉल, इस यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, मेथिन, 2 मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, और 2 ओल मतलब इस पर OH। अब चेक करो, मैंने बोला कैसे चेक करोगे डिग्री, ये कार्बन कितने अनोदर कार्बन से अटैच है, तो ये अटैच है 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अब हमें डी पर पहुंचने की नहीं देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। ठीक है, 4 इक्वेशन गिवन है, इसमें क्लोरीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मे भी क्वेश्चन कई बार क्या होता है, अपने ऑप्शंस क्या होता है डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो which two these reactions are the most likely to occur when the concentrate the brine is the electrolyte? ओके, इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशंस होता है, NaCl का सॉल्यूशंस होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, NaCl। अब चेक करो NaCl, मैंने बोला ना, अगर तुम इक्वेशन से ऐड कर दो कि चीज क्या है क्या नहीं, ये तो जस्ट एक रिमाइंड करने वाला है, जस्ट हमें रिमेंबर या कैपेसिटी होनी चाहिए ना, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन देखते हो तुम्हें पता है कि ब्रांड में कौन से यूज करते हैं, NaCl। तो NaCl किस किस में, एक तो इसमें है और अपने क्या Cl है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड किसमें है? कौन सा अपना, वो फर्स्ट ऑप्शन है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल, इट मींस डी ब्लॉक, इट मींस डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक मेटल एनेबल टू द बिहेवियर ऑफ द कैटलिस्ट, ये इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट को बिहेव करते हैं, तो इसका सिंपल रीजन है कि कोई यूज करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कोई सेंस नहीं हुआ। एलॉय फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये है। ठीक है, ये स्टार पॉइंट करके लिखो कि जब भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा ना, डी ब्लॉक का क्वेश्चन, उसके दो ही हो गया ऑप्शंस, या तो क्या होगा अनपेड, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या क्या होगा वेरिएबल, या क्या होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन, क्या होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन। बस ये दो ही आंसर जाएंगे मोस्टली, मैं बोल रहा हूँ मोस्टली ये दो ही आंसर जाएंगे, या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से जाएगा या वेरिएबल ऑक्सीडेशन से जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं, इसको तो मैंने पहले हाईलाइट किया नोट को। Which of the following would not be good choice for the reducing nitrobenzene to aniline? ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन, बिल्कुल इससे हम यूज करते हैं इसका भी, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन फॉर्म करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं, बट ये क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर एलिफेटिक होती तब तो हम इसका यूज कर सकते थे, बट एरोमेटिक में क्या होता है कि डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करती है, एरोमेटिक को क्या करती है डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देगी, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगी, एनिलीन को फॉर्म नहीं करवा सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, इससे पहले हमें कुछ रीड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक क्या है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन होंगे, कि जैसे ए के अंदर गिवन होगा कि दोनों सही है, और जो रीजन है ना वो भी क्या उसको करेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो ठीक है, मूव करते हैं। ठीक है, रीड कर लो तुम इसको, ए बी सी और डी को जो कि डिफरेंट डिफरेंट दे रखा, तो अपने को ये चारों ऑप्शन दे रखा, उनमें से हमें चूज करना कि क्वेश्चन नंबर 15 to 18 में कौन कौन सा होने की का चांस है। ठीक है, चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी कांट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो जो विटामिन होते हैं, सॉरी विटामिन बी और सी क्या होता है, विटामिन बी और सी कोई से भी, जैसे B2 B6 जितने भी बी की कैटेगरी होंगे ना, वो सब क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल होंगे किसमें होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, और अदर्स क्या होंगे, अदर्स क्या होंगे इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब किसमें सोल्यूबल होंगे, फेट में, किसमें सोल्यूबल होंगे, फेट में सोल्यूबल होंगे। ठीक है, बट एक स्टार करके जस्ट लर्न कर लेना, क्योंकि चांस नहीं है कि एक क्वेश्चन आए तुम्हारे। जो विटामिन एच होता है ना, जो विटामिन एच, ये क्या होता है, दोनों में क्या होता है इंसोल्यूबल होता है, क्या होता है इंसोल्यूबल होता है, दोनों में क्या होता है इंसोल्यूबल होता है, वाटर और फेट में, वाटर एंड
फेट में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है विटामिन एच। अब मूव करते हैं इसका स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। विटामिन सी कांट बी स्टोर्ड, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल है। अगर वाटर में सोल्यूबल है तो जैसे कि अगर अपने बॉडी से स्वेटिंग होगी या यूरिन भी तो हम आउट करते हैं ना अपनी बॉडी से, तो उसमें वाटर में जो सोल्यूबल विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, वो भी रिमूव होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके साथ में विटामिन सी फेट सोल्यूबल, विटामिन सी फेट सोल्यूबल रॉन्ग, मैंने जस्ट अभी बोला क्या है, तो ये रॉन्ग है। तो इसके लिए हमने देखो ए इज अ ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसके लिए, the half life of the reaction is the time in which the concentration of the reactant is the reduced to one half of its initially concentration। अब बोलोगे सर टी हाफ पर तो कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, तो तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ए एन माइनस वन, ये फॉर्मूला देखा होगा। अब बोलोगे हाँ सर ये तो देखा, तो भाई जब ये फॉर्मूला देखा तो इसमें एक ही वैल्यू आ तो रही ना, तो ये टी हाफ पर कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो अपना ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट कंसेंट्रेशन को चलोगे, in first order kinetics when concentration of the reactant is double it half life is the double। अब बोलोगे सर चेंज तो होगी, आपने बोला चेंज, बेटा मैंने बोला ये रिलेशन रहता है ना, बट अगर n की वैल्यू क्या पुट करोगे तुम, n की वैल्यू 1 करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और सबको पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693 अपॉन के। अब बताओ इसमें a आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है, वो ए पर डिपेंड नहीं करता, तो अपना ये भी की क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा होगा। तो 16 के लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए भी अगेन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड गिव मेटा बेंजोइक एसिड, मेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ये क्या होता है, एक रिंग होती है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये क्या एक माइनस एम ग्रुप है, ये क्या माइनस एम ग्रुप है। इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी ला देगा रिंग में। अब कमी कहाँ कहाँ पर आएगा, ये इफेक्ट हमें पता, ऑर्थो पेरा और ऑर्थोपेरी रहता है, करेक्ट। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर कुछ हमें इफेक्ट पड़ा क्या इस रेजोनेंस से, चाहे से प्लस एम हो या माइनस एम हो, डजंट इफेक्ट द ऑर्था सॉरी पेरा पोजीशन, अरे यार डजंट इफेक्ट द मेटा पोजीशन, ठीक है। मेटा पोजीशन को कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे से वो प्लस एम हो या माइनस एम हो। अब सेकंड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा, रॉन्ग बेटा, ये गलत हो ना, क्योंकि वो तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा ना। हम बोल सकते हैं उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करी पोजीशन ऑर्थो और पेरा का, तो अपना ये क्या होगा, ये रॉन्ग है, और ये क्या होगा, करेक्ट। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब EDTA, EDTA hexadentate ligand, this is a one, it just only one mark for, okay, ignore him this। EDTA, अब EDTA की फुल फॉर्म पहले इसको वीडियो को पॉज करो और EDTA की फुल फॉर्म सब चैट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। अब तब तुम टाइप करो, तब तक मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। EDTA की क्या स्ट्रक्चर होती है, सिंपली सी सी, इसके साथ में क्या होता, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इसके साथ में क्या होता, CH CO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, सेम दिस साइड CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव। अब इसके वैलेंस तुम वैलेंस कर लेना, जो हाइड्रोजन बची हुई है वो अटैच कर लेना। अब चेक करो, ऑक्सीजन डोनर 1 2 3 और 4, 4 क्या ऑक्सीजन डोनर, 19 से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब पार्ट बी से, ठीक है। लास्ट में हमने देखा था कि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था इससे पहले तक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। लिगेंड क्या होता है कि लिगेंड का नेचर क्या होता है कि लिगेंड की नेसेसरी है कि लिगेंड होगा ना, उनके पास क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। हम टोटली हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास क्या होना चाहिए, डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब चेक करते हैं, इसके पास नेगेटिव है तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी चेक करते हैं इसका, ठीक है। इनके पास लोन पेयर होता, इनके पास भी लोन पेयर होता, तो ये भी एज ए लिगेंड बिहेव करेगा, ये भी एज ए लिगेंड बिहेव करेगा, और ये भी एज ए लिगेंड बिहेव करेगा। अब चेक करते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन केमिस्ट्री के अंदर प्लस का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, पॉजिटिव का मीनिंग। तो इसमें जो स्पीशीज है जो कि
बिहेव नहीं करेगी एज ए लिगेंड, तो कौन सा होगा? अमोनियम आयन। अंडरस्टैंड? हम मूव करते हैं पार्ट बी पर। द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये जो कि रेड कलर का शो करता है, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर्स। अब इन्होंने इसका नहीं पूछ रखा आईपीएसी नेम, ठीक है, जो गिवन है ना इसका नहीं है, इसके लिए हमें इसका पहले एक लिंकेज आइसोमर्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, उसका नाम बताना पड़ेगा कि क्या होगा उसका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिंकेज का मतलब समझते हैं क्या होता है आइसोमर्स में। जैसे कि इसमें गिवन है कि NO2 है ना, NO2, अब NO2 है, अगर यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा कि अब यहाँ चेंज होकर क्या करेगा, O एंड O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप क्या, डोनेटिंग एटम क्या, नाइट्रोजन, और यहाँ डोनेटिंग एटम क्या, ऑक्सीजन। तो डिफरेंस होता है लिंकेज में। जब इसका लिंकेज ग्रुप बनाना चलेंगे तो क्या बनेगा, CONH3 5 ONO, और ये ब्रैकेट क्लोज, और आउटसाइड होगा Cl2। इसका लिंकेज आइसोमर्स हो गया। ये क्या हो गया, इसका लिंकेज आइसोमर्स। अब इसका अगर नेमिंग करोगे ना, तो नेमिंग में ऑलवेज क्या होगा, हमें टू थिंग्स का रिमेंबर रखनी पड़ेगी। क्या, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं नेगेटिव। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट पर इसका नेमिंग करेंगे और सेकंड पर नेगेटिव पार्ट का। अब चेक करते हैं नेगेटिव कौन सा और पॉजिटिव कौन सा। हमें पता है कि जो हेलोजन होता है उसमें नेगेटिव, अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट को नेमिंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, हेलोजेंस का अल्फाबेटिक फॉलो करते हैं, जो नॉर्मली हम हाइड्रोकार्बन्स में यूज करते हैं ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एमीन आएगा, तो कितना 5 बना, तो क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या होगा, पेंटा। हाँ, अब एक और यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे जो नेमिंग होगी ना कंटिन्यूसली होगी, ऐसे गैप नहीं होता। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, गैप होता है। जैसे कि हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं आईपीएससी में, देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहाँ क्या होता है, गैप होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट रनिंग में। तो पेंटा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन है। अब पेंटा अमीन के बाद क्या होगा, नाइट्रो। तो क्या हो जाएगा, अब अगर हाइड्रोकार्बन्स में सब नेमिंग करते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, नाइट्रो। बट यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो। क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो। अब नाइट्रीटो एन भी होता है और ओ भी होता है, बट यहाँ पर अगर इसका नाम, इसका नेमिंग करते हैं तो नाइट्रीटो एन होता, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन डोनेटिंग एटम, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर क्या, इस पर तो इस पर चार्ज 0 होगा, इस पर -1 होगा, और इसका क्या है, +2 चार्ज आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3, और साथ में जो क्लोराइड होगा वो क्लोराइड यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसका नंबर, यहाँ क्लोराइड यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड लिखोगे तो सिंपली ये क्लोराइड यहाँ पे लिखोगे, तो नेमिंग यहाँ पे कर लेना इसका, ठीक है। बट ये क्या होगा, एक सीक्वेंस में चलेगा कंप्लीटली। ये नहीं कि तुम बोलोगे कि सर इसमें गैप तो है नहीं, तो इसमें जब भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम देखते हैं तो उसमें गैप नहीं रखा जाता। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब इसमें सिंपल है कि इसमें बोल रहा था कि व्हाई द फिनोल इज द मोर एसिडिक कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। पहले दोनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है फिनोल की, सभी को पता है कि ये स्ट्रक्चर क्या होती है, फिनोल की। और साइक्लोहेक्सेनोल की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर होगी ये। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये H+ आयन डोनेट करेगा ना, ये क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा, माइनस H+ आयन डोनेट करेगा, तो क्या होगा, O माइनस। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग में मूव करेगा और पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस के लिए। तो रेजोनेंस के लिए बनेगा, तो क्या होगा, काफी स्टेबिलिटी होगा यहाँ पर नेगेटिव, और ये क्या करेगा, इजीली H+ आयन डोनेट करता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि फिनोक्साइड क्या होता है, स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल, स्टेबल फिनोक्साइड आयन फॉर्म होता है। बट यहाँ पर ऐसा कोई आयन फॉर्म नहीं होता स्टेबल आयन, तो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। अब सेकंड पर चलते हैं कि केमिकल टेस्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू, दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके क्या लिए क्या करते हैं कि इसके डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि FeCl3 का यूज करते हैं। तो जब इसको फिनोल के साथ मिक्स किया जाता है ना, तो ये क्या करता है, वोयलेट कलर देता है। क्या करता, वोयलेट कलर प्रोड्यूस करता। और जबकि अगर इसके साथ करवाते हैं ना, FeCl3 के साथ करवाते हैं साइक्लोहेक्सेनोल को, तो क्या करता है, कलरलेस होता रहता, कलरलेस रहता। अंडरस्टैंड? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या होता है कि जैसे कि दो ज्यूट्रॉन, ज्यूट्रॉन में क्या होता है कि वो टू पार्ट्स में होता है, तो पॉजिटिव पार्ट भी रहता है उसमें और एक साइड होता है नेगेटिव पार्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं सल्फेनिलिक एसिड। ये एसिड क्या होता है कि सिंपली एक बेंजीन रिंग होती है, ऊपर इसमें NH2 रिंग, और नीचे क्या होता है, सल्फोनिक एसिड SO3H। अब ये क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होता है, ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे बोलते हैं ज्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं,
ज्यूटर आयन। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, बेंजीन रिंग। अब ये एच क्या होता है, ऊपर ट्रांसफर हो रहता है इसमें, तो NH3, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव पार्ट हो रहता है और SO3 नेगेटिव पार्ट, तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन फॉर्म फॉर द सल्फोनिलिक एसिड। ये हो गया फर्स्ट एक आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट सेकंड क्वेश्चन पर। हाउ कैन बी एक्टिव इफेक्ट NH2 ग्रुप इन एनिलीन बी द कंट्रोल। इन्होंने बोला कि जो, इससे पहले हम देखते हैं कि क्यों करते हैं इसको कंट्रोल, तो सबसे पहले एनिलीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH2 बेंजीन रिंग हो गई, उसको समझने के लिए हम फिनोल का भी साथ में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें सबको पता है कि दोनों क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, ये भी क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बट अब अगर चेक करने चले ना कि माइनस आई किसका ज्यादा रहता है, कि माइनस आई किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो इसका अमाउंट क्या होता है, माइनस आई का काफी ज्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होता है। उसका रीजन क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। तुमने सुना होगा ना फोन, फोन ये वही है कि दादा का, पापा का, सबका बदला लेगा ग्राफिक, ठीक है, तो ये याद रखना फोन, ठीक है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है 4 होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। तो ये याद रखना कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उनका माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसका इफेक्ट कम होने का कारण काफी एक्टिव रिंग होती है, ये काफी एक्टिव होती है। अगर कंपेयर करें ना एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोले, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये, तो ये क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि एनिलीन को लेते हैं, उसको एसिटिक एनहाइड्रेशन से रिएक्शन करवाते हैं, NH2। अब किससे रिएक्शन करवाते हैं इसको, Ac2O से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या करता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि एनिलीन की, एनिलीन अभी ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैच करता है नहीं, क्योंकि ये ऊपर अटैच करते हैं यहाँ पर, और क्या बनता है, NHCOCH3 फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है। अब इससे क्या होता है कि जो इफेक्ट क्या होता है कि कम होने लगता है। अब ये इससे क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें जैसे कि अगर हमें इसका ये करवाना होगा, नाइट्रेशन करवाते हैं अपन, H2SO4 एंड HNO3, तो अब इससे में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से। बट लिसन, बट अगर हम यहाँ से अगर नाइट्रेशन करवाते हैं ना, इस वाले से नाइट्रेशन करवाते हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा, पेरा, मेटा और ऑर्थो, दोनों तीनों मिलते हैं। बट यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ऑर्थो का अमाउंट काफी हाई हो जाता है, बट मेजर प्रोडक्ट तो यही रहता, क्या रहता, मेजर तो यही बनता। बट यहाँ पर ये देखो, ये क्या होता है, पेरा कितना बनता है, 51%, और ये बनता है जो मेटा प्रोडक्ट बनता है, ये 47% के समथिंग प्रोडक्ट बनता है, और ये ओनली एंड ओनली 2% के समथिंग बनता है। जैसे मैं ये लमसम वैल्यूज बता रहा हूँ, जैसे फिक्स नहीं, तुम बोलोगे सब फिक्स करने चलोगे तो शायद वैल्यूज तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, बट टोटली क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं, हाँ ठीक है। अब तुम बोलोगे फिर मेटा क्यों बनता है, इसका मेटा का क्या है कि ये एसिड है ना, ये एसिड है, इस एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि जो NH3 यहाँ रिंग मान लेना, ठीक है, ये एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और NH3 कैसे बिहेव करेगा, माइनस एम की तरह इफेक्ट करेगा, कैसे करेगा, माइनस एम की तरह इफेक्ट करेगा, जिससे पेरा और ऑर्थो को क्या होता है, काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और वो मेटा प्रोडक्ट भी देने लगता है। अंडरस्टैंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, कोई नहीं, मैं रीड करके बता देता हूँ। इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म बाय द एयर एंड लाइट। अब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता CH3, और इसकी क्या करवाना, O2 से रिएक्शन करवानी है, O2 से रिएक्शन करवानी है, प्रेजेंस विद द हीट। अब क्या होता है कि तुमने क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तुमने मूवीज में देखा होगा कि जो जो विलन या कई कई मूवियों में हीरो भी क्या करता है, एक बोतल निकालता है और उसको अपने हैंडकेचर पर डालेगा, और किसी के भी फेस पे उसको पुट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो अपने होश बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। वो होता है क्लोरोफॉर्म, जो मूवीज में दिखाते हैं वो। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। बट वो सीन क्या एकदम रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम क्लोरोफॉर्म को अगर एक ओपन एयर में रखोगे ना, तो क्या होगा, पॉइजन पॉइजन फॉर्म करता है। अगर पॉइजन को अगर पॉइजन बनेगा, तो मुझे बताओ, वो बेहोश नहीं, वो मर ही जाएगा, सीधे परलोक सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिएक्शन क्या होती है कि इसमें बनता पॉइजन, क्या बनता, COCl2, ये क्या होता है, पॉइजन होता, टॉक्सिक होता, ये क्या होता, टॉक्सिक, टॉक्सिक होता, क्या होता, पॉइजन, और साथ में क्या बनता है, HCl फॉर्म होता है, ठीक, साथ में क्या बनता है, HCl, तो ये क्या होता है, टॉक्सिक। जैसे अगर, ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कि जब भी अगर ऑपरेशन वगैरह होता है, करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो वो जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं ना ऑपरेशन वाले, वो कभी भी बेहोश नहीं करते, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर आता है। तुम ये सोचो ना कि अगर क्लोरोफॉर्म से अगर बेहोश करना इतना इजी होता, तो वो अलग से वो डॉक्टर को बुलाते ही क्यों, वो इतने पैसे क्यों एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं डॉक्टर के ऊपर, नहीं ना। तो वो क्या होता है, वो एक फर्जी वाला होता है, तो मूवीज में से कुछ भी दिखाते रहते हैं। अब मूव करते हैं पार्ट बी पर। इसमें रिएक्शन ऑफ द क्लोरोबेंजीन विद द CH3Cl
विद द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन है Cl किसके साथ है CH3Cl और साथ में प्रेजेंस विद द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब जो एनहाइड्रस क्या होता है कि पहले हम इसको समझते हैं क्लोरोफॉर्म को। C बॉन्ड Cl और यहाँ पर है H3। अब सबको पता है कि क्या होता है पोलर बॉन्ड होता है। ये क्या होता है पोलर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव डेवलप होने लगता है और यहाँ पार्शली पॉजिटिव जनरेट होने लगा। अब मुझे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, ये भी आयनिक नेचर का रहता है। अब ये क्या करता है कि आयनिक नेचर है तो ये क्या करेगा, इस आयन को और इस पोलर बॉन्ड को और पोलर कर देगा। तो इजीली क्या करेगा, यहाँ पर काफी वेरिएशन आने लगेगा। तो ये इजीली क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या बनता है ब्रेक डाउन होने के बाद, यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रेक डाउन होने के बाद AlCl4 नेगेटिव फॉर्म होता है और क्या रिलीज होता है CH3 पॉजिटिव। जैसा तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि हम मूव करते हैं, क्या यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन तो ऐसे एक्सचेंज होगा नहीं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर Cl है, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने के चांस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 2 टाइम्स बना देते हैं पहले ही, ठीक है। अभी अपने पास जो CH3 है ना, CH3 कार्बोकेटायन, अब ये अगर इसमें तो क्या रीअरेंजमेंट होगा नहीं, बट अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होगी तो रीअरेंजमेंट ये शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अभी कार्बोकेटायन है, अभी ऑर्थो पर अटैक करना पसंद करेगा या पैरा पर अटैक करना पसंद करेगा। हम बोलोगे सर माइनस ये प्लस एम दिखाता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल दिखाता है। तो प्लस एम के कारण तो ऑर्थो, प्लस एम के कारण क्या होता है ऑर्थो कंडीशन, और पैरा कंडीशन क्या होती है, सेम होती है। किसके कारण होती है कंडीशन सेम, किसके कारण होती है, प्लस एम के कारण कंडीशन सेम होती है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। बट जो हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस ये क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कर शो करते हैं। क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है इनका और ये काफी वीक होता। तो माइनस आई इफेक्ट है, मुझे बताओ जो माइनस आई इफेक्ट है जो कंटिन्यूसली 3 कार्बन तक स्वैप होता, तो इसका फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड और ये थर्ड। तो मुझे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अज्यूम करते हैं, यहाँ से उसने 10 इलेक्ट्रॉन मूव करवाए, यहाँ से कितने करवाए, यहाँ से करवाया इसने 5 और यहाँ से करवाया 1 और यहाँ से तो 0.1 मान लेते हैं। तो मुझे बताओ 0.1 यहाँ से गया है, बट यहाँ से तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को इसने मतलब अटैक करने के बाद यहाँ रिमेन्स कितने बचे, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ सभी के पास 100 मतलब 100 थे। अगर 100 थे तो यहाँ पर रिमेन्स कितने बचे, 90 और यहाँ पर कितने बचे 95। बट यहाँ तो अभी भी टोटली 99 के पॉइंट के समथिंग ही तो बचा हो रहा होगा ना भाई, 99 पॉइंट के समथिंग बचा होगा। तो मुझे तो ये कहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा, ये पसंद करेगा पैरा पर अटैक करना पसंद करेगा। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना इनका, तो वो कौन सा बनता है, हेलो जो हेलोजेंस बन लगते हैं ना बेंजीन के बाद, उनका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा बनता है। क्या बनता है, पैरा बनता है। अंडरस्टैंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोल रहा था कि व्हाट हैपन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, ये कि टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मुझे बताओ कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेट इंक्रीज होती है, रेट मतलब स्पीडली कंप्लीट होती है। तो अगर स्पीडली कंप्लीट होगी तो ये क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब मैं इधर थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हमने इस टाइप के ग्राफ देखेंगे। तो जो ये जो एनर्जी बैरियर होता है ना, ये इसको बोलते हैं ईए। क्या बोलते हैं, ईए। अब अगर टेम्परेचर में क्या करोगे, टेम्परेचर में तुमने अगर इंक्रीज किया ना तो रिएक्शन क्या करेगी, फास्टली मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करने की कंडीशन में ये क्या करेगा, ये क्या होगा, वैल्यू ये हो जाएगी, जिसको E2 बोल देते हैं, इसको ये मतलब EAT बोलते हैं, टेम्परेचर वाला ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किसमें ये ज्यादा होगी, भाई ये तो इसका ज्यादा है ना, ये तो इसका क्या है, हाई है, इसका क्या हाई है, उसका क्या लो है। तो क्या होगा, ये की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर के साथ मिनिमम होगी। और ये क्या कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी बैरियर होता है। ये क्या होता है, एनर्जी बैरियर। ये मिनिमम वो एनर्जी है कि इस एनर्जी को पार करने के बाद ही कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन्होंने बोला व्हाट शुड बी साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द E नोट एंड द डेल्टा G फॉर द स्पॉन्टेनियसली रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसके लिए तुम क्या करना, ये तो एक सिंगल क्वेश्चन है, बट इससे हम क्या करते हैं 3 क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी के लिए एक वैल्यू याद रखता हूँ, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेगेटिव होगा ना तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर यही डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 होगी ना, इसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें ये याद रहता ना तो तुम जितने भी स्पॉन्टेनियस के क्वेश्चंस आएंगे आगे सब क्वेश्चंस कर सकते हो, वो भी इजीली इन सेकंड्स। अब इसके लिए फॉर्मूला तो मोस्टली स्टूडेंट्स को सभी को याद रहता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ
ई नोट सेल, ई नोट सेल। अब मुझे बताओ अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमें पता है कि इस वैल्यू क्या रहनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस लेके नेगेटिव रहनी चाहिए, तो नेगेटिव कब आएगी? अगर मैं ई नोट की वैल्यू नेगेटिव करता हूँ तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, उससे तो पॉजिटिव आएगी ना, तो इसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव में रहनी चाहिए। तो ई नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव रहनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पर, स्टेट फेराडे फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ द फेराडे क्या बोलता है कि फेराडे के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट फिल है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड लगे हुए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे करंट पास हो गया ना, यहाँ पर करंट पास होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होगा, डिपोजिट होने स्टार्ट होगा। क्या होगा? डिपोजिट स्टार्ट होने लगेगा। अब जो डिपोजिट हुआ ना, जो मास है यहाँ पर, जो डिपोजिशन में जो मास कलेक्ट हुआ, वो किसके प्रोपोर्शनल होता? जो चार्ज प्रोवाइड करवाया ना इन्होंने बैटरी के थ्रू, चार्ज उसकी प्रोपोर्शनल होता। यही बस फेराडे लॉ होता था। और जो कि जो ये मास होता, तो मास क्या था, डब्ल्यू से मेंशन करो या एम से मेंशन करो, तो जो अपने बुक्स में किससे मेंशन कर रखा है, डब्ल्यू से मेंशन करता है, हम डब्ल्यू से मेंशन करते हैं। तो डब्ल्यू मतलब वेट। ठीक है, तो वेट, अब जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है ना, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, डेड का यूज करते हैं, डेड जो एक कोएफिशिएंट है। ठीक है, और इसी को हम आगे मॉडिफाई करने के बाद क्या करते हैं, हमें पता है कि ये करंट क्या होती है, करंट क्या होती है कि रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, ये तो करंट होती है ना। तो Q इक्वल टू आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू होता है Q बाय टी, और आई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो क्या हो जाएगा, जेड आई टी। तो बस ये एक फॉर्मूला है, ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ द फेराडे होता है। ठीक है, मूव नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अरे यार वन मोर क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ये कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, जो कि 298 केल्विन पर वर्क कर रही है, और ये क्या उसकी वैल्यूज गिवन है, और ये ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है। अब इसके लिए तुम सोचो, अगर ई नोट सेल गिवन है तो अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? चलो तुम सोचो, सोल्व करो। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम, ओनली 1 मिनट। ठीक है, योर टाइम इज ओवर। अब मूव करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, निर्णय इक्वेशन का यूज करते हैं। तो क्या होती है निर्णय इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log log बेस 10। अब लिसन, यहाँ ऊपर क्या होता है कि ऊपर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे होता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और जो सॉलिड होता है उसके लिए कंसंट्रेशन हम ऑलवेज 1 लेते हैं। सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं। ठीक है, अब हम पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पर क्या ई नोट की वैल्यू दे रखी है 0.44 दे रखी है ना, ई नोट की वैल्यू माइनस 0. इसको हम 0.6 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, 0.6। अब एन के लिए चेक करते हैं, एफ से कितना, एफ प्लस 2 है ना। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 का। log log बेस 10। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये देखो, ये भी ये रिएक्टेंट होगा, तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, ये यहाँ पर ये रिएक्टेंट होगा, और ये क्या होगा, एज ए प्रोडक्ट होगा। अब चेक करो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, 0.01, ये कंसंट्रेशन है इसकी। और इसके बाद इसमें क्या, इसकी 1 मोलर दे रखी है, ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट की अपॉन में आ जाएगी 1। अंडरस्टैंड? अब इसको सोल्व करते हैं, पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, लोग वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 10 0.01 को हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, -2। ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉइंट के आफ्टर 2 नंबर्स है ना, तो -2 हम कर सकते हैं। इसके बाद में ये करोगे तो मुझे बताओ कि जो लोग होता है ना, और 1 से डिवाइड करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो लोग 10 की पावर -2। तो उसमें अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होता है कि आगे आ जाता है, माइनस जो पावर होती है ना 10 की पावर, वो आगे आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, -2 लोग 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 का हमें पता है क्या होता है, 1 होता। तो इसको सोल्व करने पर इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी इस वाले पार्ट की। अब इसको सोल्व करोगे तो आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.44 माइनस, लिसन, माइनस तो ये वाला सिंबल है, और -2 इसका हो गया, तो ब्रैकेट 2, वो भी माइनस का 2 इंटू 0.059 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल। अब और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या इन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.44। ठीक है, 4 से 4, और 4 और 5 5 9, ये आंसर आ जाएगा। और जो भी इसकी है वोल्ट, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट, 459 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। और वो भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव में I hope you all of you understand. If you have a doubt, you write in the chat. Okay.
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसमें दे रखा कि गिव द रिएक्शन ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस ऑफ द विच ग्रुप कन्फर्म बाय द रिएक्शन। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में सबको पता है क्या होता है, 6 कार्बन होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसमें उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा होता है 5 क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। वही एसिटिक, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, इसमें अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते तो हमें अभी पीछे उसमें एनिलीन वाले में भी देखा, तो वहां से क्या होता है कि NH2 में से क्या होता है, NH बचता है और यहाँ क्या ऐड होता है, ये वाला ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, एनहाइड्राइड ग्रुप में ये एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, यहाँ पे COCH3 है ये, ठीक है, ये ग्रुप ऐड होगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, तो क्या होगा, CHO CHO, या O तो ये वाला है, अब ये ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे COCH3, अब वो भी कितने टाइम है यहाँ पर, 4 टाइम, क्या 4 टाइम, और यहाँ पर CH2O COCH3, ये 1 टाइम है। अब मुझे बताओ कि अगर हम बोले कि ये कितने मोल यूज हुए यहाँ पर, कितने मोल यूज हुए, तो हम बोलते हैं 5 मोल यूज हुए। अब मुझे बताओ ये 5 मोल जो यूज हुए ये किसके साथ रिएक्ट हुए, ये हमें पता है कि जो 5 मोल किसके साथ यूज हुए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन से हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज में वो कितने 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। अब मूव करते हैं किस नंबर नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 26 के फर्स्ट में बोल रखा है कि जो CO बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो फिनोल में लेस होता है और मेथिनोल में मोर होता है। अब वापस स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सिंपल है, सबको पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। और मेथिनोल मतलब CH3OH। अब मुझे बताओ तुम, हम कितने, अभी तो जस्ट अभी मैंने फिनोक्साइड का वो एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बोला था कि रेजोनेंस में पार्ट करेगा, और भाई रेजोनेंस में पार्ट करने से क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं बनते एग्जैक्ट, बट डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने लगते हैं। तो मतलब हम बोलेंगे ना, अगर इसको वैल्यू अगर हम बोले इसकी बॉन्ड लेंथ अगर 10 है, भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये थोड़ी हो जाएगी कि 5 हो जाए, 5 तो नहीं होगी, बट हम बोलते हैं कि कितने के समथिंग जाएगी, 7 के समथिंग। लिसन, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज एक नंबर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने बोला कि सिंगल जो बॉन्ड है ना, इसकी लेंथ क्या 10 है, 10 नंबर दिया, तो अगर पार्शियली आया मतलब बॉन्ड तो थोड़ा छोटा होगा ना, अब उसी कितनी बची, 7 ही बची। मैं नहीं बोलूंगा कि हाफ हो जाएगी कंप्लीट टोटल डबल बॉन्ड, नहीं होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, वो डबल बॉन्ड होंगे ना, वो भी क्या होंगे, ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर टोटली पार्शियली डबल बॉन्ड कंप्लीट में स्ट्रक्चर बनेगी। अंडरस्टैंड। इसलिए इसमें बोलोगे ड्यू टू द रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द फिनोल। अंडरस्टैंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इन्होंने बोला कि अरेंज द फ्लोइंग ऑर्डर द इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। लिसन, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन देखे ना, इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व कर होता हूँ, पहले कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। मैं बोलूँ कि जो H2O है अपने पास, और क्या H2S है, और एक अपने पास है HCl है, और एक अपने पास है HF। सबने देखा होगा ये चीज। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम, क्वेश्चन आता है कि ये तो किस फॉर्म में रहता, लिक्विड फॉर्म में रहता, और ये गैसियस फॉर्म में रहता, और ये क्या होता, गैसियस फॉर्म में रहता, और ये क्या होता, लिक्विड फॉर्म में रहता। बताओ क्यों, ऐसा क्यों। जब भी ये लिक्विड और गैसियस का हो, बॉइलिंग पॉइंट का हो, एक आंसर है, क्या जरा अपना सी आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, अगर कोई भी हाइड्रोजन का जिससे जुड़ेगी, वही दादा का पापा का सबका बदला लेगा रखे, जल्दी फोन वाला, ये फोन करेगा सबको और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और सबसे हाई इसका होता है क्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। लिसन, एक पॉइंट आता, वैसे इतनी काम का पॉइंट नहीं तुम्हारे लिए, जिनकी वैल्यू होती है ना, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है, नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, कितनी होती है नाइट्रोजन की वैल्यू 3 होती है, और इसके बाद नाइट्रोजन के बाद आती है Cl, ठीक है। अब Cl की वैल्यू कितनी होती है, 3.05 होती है। अगर तुम्हें एज ए वैल्यू के बेस पे पूछे ना, तो Cl की ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, बट अगर एज ए इफेक्ट के बारे में पूछे ना, तो इफेक्ट तो इनका नाइट्रोजन का ज्यादा था, क्योंकि नाइट्रोजन आता है सेकंड पीरियड में और क्लोरीन आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें जो साइज बढ़ती है ना, एक और सेल के जाने का इफेक्ट कम हो जाता है, बट वैल्यू में क्लोरीन ज्यादा रहता है। अंडरस्टैंड। अब बात वही है, इसमें भी देखो कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा। एथेनॉल के पास फ्री ऑक्सीजन नहीं है, मतलब बॉन्ड बनाएंगे लेकिन इतना कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, एल्डिहाइड में नहीं होती, ब्यूटेन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। बट फिनोल में देखो ना, इसको अगर नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 और 4। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें जो OH ग्रुप होगा ना, OH ग्रुप के पास ये हाइड्रोजन है ना, तो अनोदर जैसे OH ग्रुप होगा, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन, किसी अनोदर एच से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
शो कर रहा होगा। अब जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड में गोली डॉटेड से इंडिकेट करते हैं, तो अभी इसका सीक्वेंस देखने चलोगे तो क्या होगा सीक्वेंस, सबसे ज्यादा होगा 3 का, क्योंकि ब्यूटेनॉल, फिर इसके बाद में होगा इसका 2 का, फिर इसके बाद में होगा ये ईथर, ईथर के पास ऑक्सीजन, फिर इसमें से दोनों साइड कार्बन अटैच होगा तो इसमें फिर ही नहीं होगा इतना, ठीक है। फिर होगा 1 और सबसे कम होगा 4 का। तो ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन दी फिनोल बी प्रिपेयर्ड बाय द एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है कि एनिसोल होता है बेंजीन रिंग होती है अपने पास, उसमें ऑक्सीजन और CH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। जैसे कि हम रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है बॉन्ड को। हमें पता है ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, बट ये बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ से। तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, OH, और साथ में क्या बनेगा, CH3। अंडरस्टैंड, ये प्रोडक्ट बनता है अपने पास। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब 27, चलो ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला जो D5 है ना, D5 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लीक हो गया, जिसमें क्या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। तो हम दो कंडीशन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे दो कंडीशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 और ये हो गए 5, 1 2 3 4 5, इसको नहीं देते। ये क्या करते हैं, जब लिगेंड्स इनके जस्ट पास में आने लगती है ना, तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। तो क्या करते हैं, स्प्लिट करने के बाद नीचे 3 होते हैं ऑक्टाइडल के अंदर की, हम जो बात करें अभी ऑक्टाइडल की बात करें, ठीक है, ऑक्टाइडल की, क्योंकि अगर हम टेट्राइडल की बात करेंगे उसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा नोट, वैसे भी डेल्टा नोट किसके लिए यूज करते हैं, ऑक्टाइडल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्टाइडल के लिए। और अगर सिंपल डेल्टा टी होता ना तो वो होता है टेट्राइडल के, ये यूज करते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, इनको बोलते हैं T2G और ऊपर वाले को बोलते हैं Tg। अब इन्होंने बोला कि जो पेयरिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा नोट से ज्यादा पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग हम करवा नहीं सकते। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ कैसे भरोगे, अब यहाँ कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, इसके लिए T2G3 और Eg2, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। मूव करते हैं बी के लिए। इन्होंने बोला एक्सप्लेन करना अपने को कि जो है साइनाइड वाला है और ये क्या हेलोजेंस वाला, कि ये तो होता है आउटर ऑर्बिटल और ये होता है इनर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन करने लिए, हाँ ठीक है, अपने पास स्पेस है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करते हैं कि मैंने बोला ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके पास 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं पहले, इसके भी यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बना देते हैं समझने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो क्या होगी, इसके मानियों में F प्लस 6 हेलोजेंस है, तो हेलोजेंस, और हमें पता है एक हेलोजेंस की कितनी है, -1 इक्वल टू चार्ज कितना, -3। तो क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू कितना आया, 3। इसमें भी चेक करोगे इस पर कितना आएगा, f इस पर होगा -6 और आउटसाइड होगा -3, तो इसको भी f की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी, ठीक है। दोनों में ऑक्सीडेशन भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ऑक्टाइडल है, बट जो इलेक्ट्रॉन जो हम लिखेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन की आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब मूव करते हैं कि यहाँ पर हम रखते हैं साइनाइड वाले को, यहाँ रखते हैं साइनाइड वालों को और यहाँ रखते हैं हेलोजेंस को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो स्प्लिटिंग होगी ना, यहाँ पर स्प्लिटिंग क्या होती है, काफी हाई होती है, यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होती है, काफी हाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। और अब ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगी तो क्या होगा, स्प्लिटिंग हाई होगी, और वीक लिगेंड फील्ड होगी तो क्या होगी, स्प्लिटिंग कम होगी। अब इसको अगर ये तुम्हें कंप्लीट सीरीज याद नहीं रहती तो इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम लिख सकते हो कि जो सबसे वीक लिगेंड्स होती है वो होती है हेलोजेंस होती है, जिसको हम एक्स से लिखते हैं, सबसे वीक होती है हेलोजेंस, फिर उसके बाद में आती है ऑक्सीजन, फिर बाद में आती है नाइट्रोजन और फिर बाद में आती है कार्बन। ये सिंपली ये याद रख लो, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, अंडरस्टैंड। अब हमें पता है कि अगर आयरन किस फॉर्म में, आयरन है Fe+3 में, मतलब क्या लिखोगे इसको, जनरली क्या होता है 4:2, सिंपल। अगर आयरन का देखते हैं ना, आयरन का होगा 4, मैंने बोला ना 26 को कैसे लिखोगे, 26 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 3d पहले ये तो याद रखो, 2 को तो याद रखो, तो 4:2 और 3d6। अब मैंने बोला +3 का मतलब वो यहाँ से -3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करेंगे, एक यहाँ से, तो क्या बचेगा 4:0 बच जाएगा, और क्या होगा 3d5। अब मूव करते हैं, अब दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन घटने हैं, बट साइनाइड वाले केस में क्या होगा 1 2 3। अब हम ऊपर जाने के लिए क्या होगा, इसलिए ना एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, कंपेरिजन पेयरिंग, तो यहाँ पेयरिंग करवा देंगे, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, अंडरस्टैंड। 5 इलेक्ट्रॉन तो बनना है, पर जब स्प्लिटिंग कम होती है ना, तो उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है
लेयर्स होती है पेयरिंग से। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अब मैं बताऊँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो 3D है ना, ये भी कौन सा 3D है, ये क्या 3D है। अब इनके जस्ट ऊपर क्या होगा, 4s होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 4s होगा, 4s होगा, यहाँ पर भी 4s होगा, और यहाँ पर क्या होगा 4p, 4p, और यहाँ पर क्या होगा 4d, 4d के 5 है, यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर 1 होगा, एस में तो 1, वही 4p में 3 और बिट्स होंगे, और 5d में कितने होंगे, वही 5, सॉरी 4, ये तो 4d चलेगा, बट और बिट्स कैसे होंगे, इतने 5 भी होंगे डी में, हमें सबको पता है ना, एस में तो 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होता है, और डी में 5 बॉक्स होता है, और अगर हम एफ की बात करें तो एफ में कितने होते हैं, 7 बॉक्सेस होते हैं, अंडरस्टैंड। अब हमें बताओ, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना, F6 है और यहाँ पर साइनाइड भी क्या 6 है, मतलब 6 लिगेंड्स, ये अगर 6 लोग अगर आ रहे हैं अलग अलग जगह से, तो हमें 6 ही रूम चाहिए ना। अब हम चेक करते हैं कि इसके पास ये दोनों रूम भी वेकेंट है, ये दोनों रूम वेकेंट है, तो दो तो यहाँ से मिल गए इसको, और एक ऐसे मिल गया, 3 यहाँ से, तो इसके लिए क्या लिखोगे तुम, D2sp3, D2sp3। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर वेकेंट है क्या, नहीं यहाँ पर वेकेंट नहीं है, तो कौन सा यूज करेंगे, 4s2 का 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएंगे। अगर 5 है ना, तो 5 अपने क्या काम के हम लेते हैं, ओनली 2 यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 रूम हो गए, अपने अरेंजमेंट हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, एस, पहले एस है तो एस, फिर पी, पी के कितने 3 और डी के कितने 2, अंडरस्टैंड, ये लिखा, ठीक है। और यहाँ पर डी के हमने 2 लिए थे स्टार्टिंग से, तो D2, फिर एस लिया था, और फिर पी के 3 लिया। अब मुझे था इनर का मतलब क्या होता है और आउटर का होता है। इनर का मतलब होता है अंदर वाले, और आउटर का मतलब होता है बाहर वाले। अब यह बताओ, 3D तो इनर हुआ ना, और 4D क्या हुआ, आउटर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आईओसी, और इन्हें बोलते हैं बाहर वाला हुआ यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओसीसी, अंडरस्टैंड, आई होप यू, मुझे आशा है कि तुम सबको ये अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेन किया तो मैंने समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कि आईओसी और ओसीसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मुझे टेक्स्ट कर देना या चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं इसके एक सेपरेटली बुक्स बना, एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, उसके में तुम्हें ट्रिक वगैरह भी बता देंगे, कब हमें आईओसी देखना, कब हमें आईओसी देखना, और कब ओसीसी देखना, अंडरस्टैंड। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। गिव द रीजन 3, अब तीनों में से किसी, चार में से किसी 3 का रीजन बताना, बट कोई नहीं बता देते। इसमें बोल रहा है कि पेंटासिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका रीजन क्या होता है, जो ये किससे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड से। बट हमें पता है ना, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होती है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, इसमें रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, जो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एक प्योर फॉर्म में नहीं रहता, तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द, तो क्या लिखोगे, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एब्सेंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप है। अब अमोनिया एसिड बिहेव लाइक अ सोल्ट, क्या करता है, अब अमोनिया एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप भी होता है, और साथ में क्या भी होता है इसमें, एसिडी ग्रुप भी, तभी तो बोलते हैं ड्यूटर आयन फॉर्म करते हैं। तो क्या बोलोगे कि अमोनिया, अमीनो एसिड्स आर फॉर्म है ड्यूटर आयन, इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन रेगुलरली इन डाइट। इसके लिए हमने जो पार्ट ए है ना, जिसमें हमने पार्ट ए का सॉल्यूशन किया, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है। जो बी एंड सी होता है ना, वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होता है। और अदर्स जो बचे हैं ना विटामिन, अदर्स, ठीक है, अदर्स बचे हैं, वो क्या होंगे, वाटर इंसोल्यूबल, वो क्या होंगे, वाटर इंसोल्यूबल होंगे, बट वो क्या होंगे, फेट सोल्यूबल होंगे, क्या होंगे, सोल्यूबल, फेट सोल्यूबल होंगे वो, अंडरस्टैंड। अब इसमें उन्होंने बोला कि टू स्टैंडर्ड इन द डीएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए में सिर्फ 4 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। उसमें क्या होता है कि जो ए है ना, ए ए जुड़ता है टी के, एक ए जुड़ता है टी के साथ, और जी जुड़ता है सी के साथ, और इसमें डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर सिंपली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये अंदर 3 डेज ए जी टी सी ए जी, इस वे में कोई है मेरे पास एक सीरीज है, ठीक है। अब जिसके कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज होगी ना, वो क्या हो गया, हमें पता है कि जी किससे जुड़ता है, सी से, और ए किससे जुड़ेगा, टी से, सी किससे जुड़ता है, जी से, टी किससे जुड़ेगा, ए से, और जी किससे जुड़ेगा, सी से, और ए किससे जुड़ेगा, टी से। अब ये एंड क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 3, और यहाँ एंड बनेगा 5, तो इसको लिए ये एक फिक्स है कि ए टी से ही जुड़ेगा, जी और सी से ही जुड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों जो इसके दो लेंस होते हैं इस वे में होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि 5 डेज एंड है, 3 डेज एंड, अंडरस्टैंड, ये इस वे में, क्योंकि इनका फिक्स बॉन्डिंग होती है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब इन्होंने दे रखा कि डिस्पर्जन दे रखा है, क्या दे रखा, डिस्पर्जन ऑफ द N2O2। अब हमें पता है कि जो डिस्पर्जन की रेट, डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, डी
N2O5 अपॉन dt इक्वल टू, जो ये डिस्पर्जन हो गया, ये डिस्पर्जन का फॉर्म होगा, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 1.04 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये दे रखे, अब हमें पता है रेट में क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। रेट का फॉर्मूला देखने चलेंगे हम। रेट लो तो सबको लिखना आता है, पहले रेट लो लिखना। अब अगर रेट लो में से कोई किसी एक का भी लेंगे ना, वो भी क्या होगा, कंप्लीट रेट इंडिकेट करते हैं। अगर रेट रेट किस लिखोगे इसके लिए, डी डी N2O5 ब्रैकेट अपॉन dt। अब कोएफिशिएंट भी लिखा जाता है, कोएफिशिएंट कितना 2, तो क्या लिखोगे 1/2। ये हो गया रेट, ये क्या हो गया रेट का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है ना, तो क्या होगा ओनली डिफरेंस 2 1/2 का। जिससे अगर 2 से डिवाइड करोगे, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, और इसके अलावा तुम बोलोगे सर आंसर ये दे रखा है, तो बेटा दोनों बातें एक ही है, क्योंकि माइनस को दोनों को निकले 10 की पावर डिवाइड से मैंने और करके यहाँ पे -4 किया ना, ये भी तो चेंज होना है, ठीक है। तो दोनों आंसर करेक्ट है। अब इन्होंने बोला कि इस बी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या होती है कि Kt इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स यूज करते हैं, a माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसके लिए लिखते हैं कि t 90% के लिए लिखते हैं, t 99 के लिए, तो t 99 इक्वल टू 2.303 बाई k इनिशियली तो 100 अपॉन, अब k का 99 माइनस 99 1, और हमें पता कितनी हो जाएगी, इसको कैसे लिखोगे लोग बेस 10 की पावर, अभी हमने आगे आ जाएगा, और 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या हो जाएगी इसकी टोटल सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब वैसे हम चेक करते हैं कि क्या होगा T90 के लिए, क्या होगा T90 के लिए सेम फॉर्मूला 2.03 अपॉन के लोग 100 भाई, इनिशियल तो 100 रहेगा ना, अब कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, 90% कंप्लीट हुआ, और इनिशियल में कितना था 100, तो 100 माइनस 90 10, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे ना, तुम बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर देंगे, इसमें कट करने से भी आंसर सेम आ रहा है, बट लोग के फंक्शन डायरेक्ट कट नहीं हो सकते, तो 100 माइनस लोग, ये लोगेस्ट 10 में है, ठीक है, ये भी यहाँ पे लोगेस्ट 10 में, और ये क्या 10। अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओवरऑल 1 हो जाएगी। अब ये देखो ये तो दोनों सेम है, तो T90 इक्वल टू 2 है, और T99 इक्वल टू 2 है, T90 इक्वल टू कितना 1 है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ अलग से मेंशन करता हूँ, तो क्या लिखा हमने T90 इक्वल टू 2 और T90 इक्वल टू 1, तो अप्लाई करोगे तो आगे क्या हो जाएगा T99 इक्वल टू, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 290, और ये तो हमें एक्सप्लेन करता ना, डन, यही है ना, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। अब चेन में रिएक्शन बताना कि क्या होती है, चेन में रिएक्शन होती है, ये याद रखना। चेन में क्या होता है कि जो पहले डायजोनियम फॉर्म करवाते हैं, डायजोनियम इंजीनियरिंग होती है, और N2 पॉजिटिव और हेलोजन। अभी हेलोजन तो जनरली हमें दे रखा तो Cl दे रहते हैं, क्या देगा Cl दे रहा। अब रिएक्शन करवाते हैं हम Cu2H2 और रिजल्ट होती है HFC, तो क्या फॉर्म होता है इस कंडीशन में, NO2 रिलीज होती है, और जो अगर Cl होगा तो Cl चला जाएगा, और अगर अनोदर होगा तो जैसे अगर यहाँ पर अनोदर चीज होगी तो H के साथ चला जाएगा Cl2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जिससे कि ये बनेगा, यहाँ पर X आ जाएगा। अब जो X है ना, ये X जो हमने ये लिया, तो X क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और साइनाइड हो सकता है, ठीक है, Cn हो सकता है। तो अगर Cn लोगे तो क्या यूज लोगे यहाँ पर HCN, Cl लोगे तो HCl, और Br लोगे तो HBr, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं चेन में रिएक्शन। अब ये इसको एक्सप्लेन करना आपने, इसको एक्सप्लेन करना। अब इसके पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जो तुम्हें क्या कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम लो, नेट लो या जेई लो, ऑलवेज इससे बेसिसिटी का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये पेपर कौन सा, ये पेपर है 2023, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जाके देखना 2022 जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला वो इस पर इस ये वाला वीडियो होने वाला, उसमें भी सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है बट ये डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट सेम है एग्जैक्ट, ठीक है। अगर गैसेस स्टेट में पूछे ना, गैसेस में तो क्या बोलोगे 3 डिग्री की बेसिस पे सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर होती है 1 डिग्री, और फिर होते हैं अमोनिया, ठीक है। बट कंडीशन एक और साथ में सब
तब यहाँ पर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। अब मैं बोलता हूँ, दो टर्म याद रखना था यहाँ पर, एक तो होती है, एक होती है 213 और एक होती है 231, ये याद रखो, 213 और 231। अब 213 क्या है, छोटा नंबर है, तो छोटा क्या होगा, मिथाइल के साथ, मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि 3 डिग्री में मिथाइल है, पर कौन सा उसमें, मिथाइल वाला, तो ये क्या हो, स्मॉल। स्मॉल मतलब CH3 के साथ होगा, और ये बड़ा है ना, मतलब बड़ा नंबर है ना, बिग नंबर, तो ये किसके साथ होगा, C2H5 के साथ। तो इसमें अगर 3 डिग्री में अगर इथाइल जुड़ी हुई हो, तब तो कौन सा नंबर यूज लेना था, 231, और अगर CH3 जुड़ी हो तो 200, इसको कट करो, 213, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इस पर। अब क्या करते हैं कि बेसिसिटी अगर एकस में देखने चलते हैं ना, डिपेंड करती है तो माइनस आई पर डिपेंड करती है, और एक डिपेंड करती है हाइड्रोजन एनर्जी पर, या बोले एच बॉन्डिंग पर, किस पर डिपेंड करते हैं, एच बॉन्डिंग पर। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हो गया 2 डिग्री, और टू डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। 2 डिग्री की बात करें ना, तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम बोलते हैं कि 3 टाइम्स क्या लग रहा है इसमें, 2 टाइम्स क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और इसमें क्या लग रहा है, 3 टाइम माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, 2 टाइम ना, 2 टाइम। बट हाइड्रोजन में देखते हैं ना, इसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होते थे, क्या होते हैं, एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेने से क्या होती है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, काफी हाई हो जाती है, काफी हाई हो जाती है, इसकी काफी कम होती है। तो जो ओवरऑल निकल के आता है ना रिजल्टेंट, उससे क्या होता है कि 2 डिग्री ऑलवेज क्या होते हैं, मोर बेसिक होती है 3 डिग्री से, ठीक है। बट अगर स्टिल, हाँ मैंने बोला ना छोटा और बड़ा, अब इसमें क्या मिथाइल है ना, तो इसको बोलते हैं छोटा, मिथाइल क्या छोटा, तो इसके लिए अगर पूरा सीक्वेंस लिखूंगा तो क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नो, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर होगा 3 डिग्री, फिर होगा NH4, NH3, ठीक है, ये होगा इसका सीक्वेंस। तो छोटे के लिए तो छोटा नंबर होगा ना 213, और बड़े के लिए बड़ा नंबर 231। डन। हम मूव करते हैं इस पर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या होगा। इन्होंने बोला कि वाई डज द कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द डायलेशन। अब कंडक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें तो आज शिकंजी बनाना सिखाता हूँ। शिकंजी सामने पी होगी ना, शिकंजी बोलते हैं लेमन जूस को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले में एक गिलास लेते हैं, क्या करते हैं, एक ही गिलास लेते हैं। अब हमने क्या किया इसमें, एक जो एक स्पून हमने क्या किया इसमें, शुगर ऐड की, क्या की, शुगर ऐड की, और जो लेमन वगैरह किया वो भी हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक सिप लिया। जब हमने इसका एक सिप लिया, तब क्या हुआ कि कि तुम्हारा छोटा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया, और वो ये छोटा भाई आ गया, तो उसको तो चाहिए, तो वो तो चाहिए उसको, अदरवाइज वो रोएगा, और रोएगा तो फिर तुम रोओगे क्यों, क्योंकि फिर घर वाले तुम्हें रुलाएंगे। तो तुम क्या करोगे, अरे यार आ गया तो क्या करें, एक छोटा गिलास लेते हैं, और छोटा गिलास लोगे, जैसे कि छोटा गिलास ये लिया, चलो इक्वली ले लेते हैं। वो बोलेगा नहीं फिर मुझे बड़ा वाला दो, तो तुम बोलोगे तुम बड़ा वाला क्यों दो, मैंने तो मैंने करी, तो तुम क्या करोगे, तुम भी स्मार्ट हो ना, तुम क्या करोगे, इक्वल गिलास लोगे, दोनों इक्वल गिलास लोगे, दोनों का तो क्या हुआ, वॉल्यूम को बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया इसका, बट शुगर का अमाउंट और लेमन का अमाउंट अभी भी फिक्स है ना, तो शुगर शुगर का अमाउंट और लेमन का अमाउंट अभी भी फिक्स है। अब तुमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, और क्या किया, दोनों अलग अलग गिलास ले लिए, दोनों ने अलग अलग गिलास में लेकर, अब ये तुम्हारा, जब तुम सिप लोगे तो जो होगा क्या, सेम टेस्ट होगा क्या, सेम टेस्ट होगा क्या, नहीं होगा, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, लाइटली हो जाएगा। अब क्यों लाइटली हो जाएगा, उसमें क्या होगा, इसका अमाउंट जो आयंस का अमाउंट, जैसे कि सॉल्ट, उसमें लेमन में आयंस में तो उसका अमाउंट कम होगा, शुगर होगी तो शुगर का अमाउंट कम होगा, वॉल्यूम तो भी ना सेम, वॉल्यूम तो यहाँ भी सेम होगा, वॉल्यूम जैसे कि 1 लीटर बोलो, 1 लीटर यहाँ भी 1 लीटर, और वॉल्यूम यहाँ भी 1 लीटर, बट जो आयंस है वो तो सेम है ना। तो डाइल्यूशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ द आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ द आयंस डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ये होती है कि 1 लीटर में जो आयंस प्रेजेंट है ना, उसके कारण जो कंडक्टिव होता है बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर 1 लीटर में आयंस की कमी होगी, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी डायल्यूशन के साथ में, ठीक है। लेमडा डिसोसिएशन कोएफिशिएंट पूछा, डिसोसिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स इक्वल टू सॉरी लेमडा को वाला। जल्दी अगर ये फॉर्मूला तुम बाय चांस भूल जाओ और एग्जाम में तो होता है, तो क्या याद रखो कि जो डिसोसिएशन कोएफिशिएंट है ना, वो मैक्सिमम क्या होता है, 100 होता है, 100%, और 100% को क्या बोलते हैं ना, हम बताओ भी हो गया, बोल सकते हैं, मैं बताऊं कि जो पाई नोट की वैल्यू, सो ये ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है, ये होगी तभी तो ये पॉसिबिलिटीज है ना, या तो एक से कम होगा, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी ना। अब मुझे था मैंने बोला कि अब अपने को कंसंट्रेशन भी देखिए, इस कंसंट्रेशन नहीं वाली, ठीक है। तो इसके लिए ये वैल्यूज यूज करने, तो ये वैल्यू इससे, ये तो जो इसकी जो डायमेंशन है जो, वो तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करोगे इसमें, तो क्या करोगे, पुट करोगे तो क्या होगा, ऊपर होगा 141 अपॉन 150, अब अपॉन 150, अब इसको सोल्व
करोगे 3 से कट करोगे तो 3 से कट करोगे तो ये होगा 50 टाइम्स और ऊपर होगा ये होगा 12 ना 12 कितने टाइम होगा 3 मल्टीप्लाई 4 हाँ 4 तो होगा 21 तो ये इसको आगे सोल्व करोगे तो अराउंड 0.94 के समथिंग आएगी ठीक है इस वे में सोल्व करा जाता है। अब इन्होंने बोला कि राहुल हैड यूज्ड HCl इंस्टेड टू पोटेशियम क्लोराइड देन वुड यू एक्सपेक्टेड ये बोल रहा है कि ये भी लेना ठीक है कि जब वो HCl यूज लेगा ना HCl यूज लेगा किसकी जगह पर पोटेशियम क्लोराइड की अब बताओ इसमें डिफरेंस क्या शेल दोनों में सेम है यहाँ पर H+ आयन होगा और यहाँ पर पोटेशियम आयन होगा और जब भी अगर H+ आयन होता है ना तो इसकी हाई होती है क्योंकि जो भी हम कंडक्टिविटी देखते हैं उसमें क्या होता है लिक्विड होता है कंप्लीट और वो भी लिक्विड कौन सा होता है वाटर होता है उसमें H+ आयन क्या होते हैं ये जंप करके मूव करते हैं ये जंप करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस तो इनकी क्या होती है काफी काफी स्पीड होती है इनकी मूवमेंट करने की इसलिए क्या होगी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी पोटेशियम ये HCl की कंडीशन में और जब भी तुम्हें अगर या तो H+ आयन हो उसमें या क्या हो OH- आयन हो अगर दोनों आयन है ना तो मतलब इनकी स्पीड ही सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है यही सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करेंगे ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट पे 32 तुम्हें पैराग्राफ रीड करो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है तुमने रीड कर लिया होगा अगर नहीं किया तो एक बार पोस्ट करके फिर रीड कर लेना अब मूव करते हैं क्वेश्चन पर इन्होंने बोला कि व्हाई द रेशनिक मिक्सचर अकॉर्डिंग टू SN1 अब क्यों होता है इसका सबको पता है SN1 और SN2 के टीचर भी तुम्हें बोला हुआ कि रिएक्शंस के लिए एक टेबल बना के लाना ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और रेशमाइजेशन भी बताया हुआ है ठीक है अब इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है जो इंटरमीडिएट बनता है ना इंटरमीडिएट वो क्या बनता है कार्बोकेटायन जैसे कि ये है ठीक है ए बोलते हैं इसको बी और सी ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं कार्बोकेटायन अब वो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होती है प्लेनर स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी प्लेनर स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ कि थ्री कॉर्नर्स तो ये वाले हो गए एक कॉर्नर से हो गया और एक साइड से हो गया अब ये क्या यहाँ पर अपना जो लिविंग ग्रुप है वो चला गया बट वो क्या है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर नेगेटिव चार्ज अब ये यहाँ पर मंडा तो रहेगा ना नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन तो होगा ना बट वीक अट्रैक्शन होगा अब मुझे बताओ जो अटैक करने वाला है अटैक करने वाला ये प्लेनर है तो अटैक करने वाला यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है बट यहाँ से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही बट यहाँ से अगर आएगा ना तो थोड़ा बहुत ये तो दूर तो होगा ना तो दूर होगा ना ये क्या होगा इसमें बन क्या होगा बट हम तो इसमें क्या करते हैं दो प्रोडक्ट बनते हैं अपने पास कौन कौन से बनते हैं एक तो बनता है रिटेंशन बनता है और एक बनता है इन्वर्जन बनता है ठीक है इन्वर्जन बैक साइड वाला बनता है और रिटेंशन सेम साइड वाला बनता है तो इन्वर्जन क्या होता है अराउंड 51% तक इन्वर्जन बनता है और रिटेंशन बनता है 41 तक बट इन्होंने रेसिमिक बोल रखा ना भाई पूरा रेसिमिक इन्होंने तो रेसिमिक बोल रखा था अपने को दोनों को इक्वल मानना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे ये इसके प्लेनर स्ट्रक्चर होने का क्या होगा ठीक दोनों साइड से पॉसिबिलिटीज होगी इसलिए रेसिमिक स्ट्रक्चर बनता है अंडरस्टैंड बट अगर कहीं स्पेसिफिक क्वेश्चन होना कि क्या रेसिमिक मिक्सर बनेगा वो बोले रेसिमिक मिक्सर बनेगा एक ऑप्शन है पार्शली रेसिमिक मिक्सर बनेगा तो पार्शली बोले क्योंकि आप कंप्लीट टेस्ट मार्क नहीं करेंगे इसका 49 इसको 49 पे कर पाएगा बट यहाँ के 2% तो बचे होंगे ना जो अनोदर बताएंगे जैसे कि अगर एल होगा ना किसी का जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है ना उसका एल है तो जो आर कितने का बनेगा वो 2% का आर बनेगा क्योंकि इसका 49 तो होगा वो उसके आर 49 को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा बट बचा हो तो 2% का आर बचेगा ना इसलिए क्या होता है पार्शियली होता है कंप्लीट नहीं हो पाता और SN2 में तो कंप्लीटली ही इन्वर्जन होता है SN2 में क्या होता है कंप्लीटली इन्वर्जन होता है अब इन्होंने बोला कि व्हाई द इथेनॉल लेस पोलर आर देन द वाटर वो इस सेम कंडीशन में वाटर की स्ट्रक्चर बनाते हैं मैच एच ठीक है और इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर एथेनॉल की CH3 एथेनॉल है ना CH2OH अब मुझे बताओ यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा अब यहाँ क्या ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या नहीं दे सकता तो ये क्या होगा ये तो स्टेबल चार्ज बनेगा मतलब चार्ज बढ़ेगा यहाँ पर बट यहाँ पर जैसे ही पार्शियली नेगेटिव बनने लगेगा ना और भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको पार्शियली पॉजिटिव लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की अगर नीड होगी ना तो ये क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन ये भी देंगे इधर से भी इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस आई होगा ना तो प्लस आई होगा तो क्या होगा इसकी पोलरिटी डिक्रीज करेंगे तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी पोलरिटी डिक्रीज होगी उसकी हाई हो जाएगी अंडरस्टैंड तो इसका इफेक्ट क्या लिखोगे जो इथाइल ग्रुप का क्या होगा प्लस आई इफेक्ट के कारण से क्या होगी पोलरिटी डिक्रीज होने लगेगी अगर इस पर अगर माइनस आई इफेक्ट होता है ना यहाँ कोई माइनस आई वाला ग्रुप होता है तो इसकी पोलरिटी और इंक्रीज हो जाती है अब वो रखा कि विच वन इज द मोर रिएक्टिव फॉर द SN2 अब SN2 के ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री और ये किस पर जैसे ये एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है उतना ही वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पर तो इसमें क्या इसमें दोनों 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री बट यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या आयोडाइड ठीक है आई माइनस क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि बड़ा साइज है ना एक तो आई माइनस है और एक Cl माइनस है तो ये क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका जो आई होता है उसका बड़ा साइज है तो नेगेटिव इजीली हो जाता है यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है अब इसमें क्या करोगे दोनों लिविंग ग्रुप तो सेम है बट ये देखो ना ये क्या 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और हमें पता ये 1 डिग्री ज्यादा होता है तो इसके लिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगी तो इसके लिए ये रिएक्टिव होगा ठीक है
या इसको बोल सकते हो कि इसमें से ये हिंड्रेंस डेवलप करेगा। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रखा कि ये ये वापस से वही आ गया, क्रॉस बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। अच्छा, ये भी बचा हुआ केनिजारो। ठीक है, केनिजारो देखते हैं। केनिजारो रिएक्शन क्या होती है कि केनिजारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन, ये क्या, मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की वजह से मैं बोलता हूँ कि केनिजारो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल रिएक्शन से, क्योंकि 2022 में भी केनिजारो से क्वेश्चन आ रखा है, 2023 में भी केनिजारो से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि केनिजारो वो कार्बोक्सिलिक के ग्रुप शो करते हैं जिनके पास H प्लस आयन, मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक्सेस होता है। तो इसके एग्जांपल हम देते हैं CHO। तो ये क्या होता है, कंसंट्रेट बेस में होता है, बेस। अगर बेस में हम क्या लेते हैं, NaOH लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन ये मिलेगा तुम्हें CON, सी कंसंट्रेशन NaOH। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक बात, ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH2OH, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगर एक ही मॉलिक्यूल अगर अगर रिड्यूस हो और एक ही क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। और साथ में एक इसका एग्जाम, अगर एग्जाम क्वेश्चन हो कि केनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, करेक्ट है। केनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। तो बोले, और ऑप्शन थर्ड हो कि केनिजारो रिएक्शन इज द ए और बी, और डी हो कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो क्या दो होगे, तो इसमें सी ऑप्शन टिक करो, ये दोनों का एग्जांपल है। अंडरस्टैंड। हम मूव करते हैं थर्ड पे। इन्होंने बोल रखा है कि जो फॉर्मूला गिवन है, इज द रिड्यूस एंड पेंटेन। एंड पेंटेन मतलब एंड पेंटेन कब लेते हैं, जब अगर सभी कार्बन एक चेन में हो, 1 2 3 4, इतना तो कंफर्म हुआ कि एक चेन में। तो इसके बाद दे रखा है कि हाइड्रोजाइड फ्लोराइड बाय द हीटिंग विद द NaOH। ठीक है, ये दे रखा है, फॉर्म होता है डायज़ाइम फॉर्म होता है। डायज़ाइम कौन कौन बनाता है, कीटोन बनाते हैं। ठीक है, डायज़ाइम, और एल्डिहाइड भी डायज़ाइम बनाते हैं विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड ड्यू टू पॉजिटिव। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कब होगा, अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ में क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबिलिटी होगी, तब ये होगा। अगर हम कीटोन यहाँ लगाते ना, तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए एक साइड में एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। बोल रखा विद यहाँ तक हो गया था। टोलेंट टेस्ट, भाई टोलेंट टेस्ट भी देता, तो अगर मैं यहाँ पर अगर एल्डिहाइड बनाऊं, तो फिर ये टोलेंट टेस्ट वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ही लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अपना ए हो गया। अंडरस्टैंड। इस वे में क्वेश्चन करते हैं, तो एक एक स्टेप से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एंटेंटेंट करते हैं कि कार्बन है, तो 5 कार्बन तो इसमें भी हो सकते हैं ना, बट इन्होंने एंटेंटेंट इसी के लिए बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेंट के लिए, इसको बोलते हैं नियो पेंटेंट। ठीक है, अब 34 इन्होंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, NaCl का ज्यादा है कंपेयर टू ग्लूकोज। इसका रीजन क्या होता है कि जब फॉर्मूला लिखते हैं ना डेल्टा टीबी के लिए, क्या होता है, आई केबीएम। जो आई है ना, जो आयनिक कितने आयन पार्टिसिपेट ले रहे हैं, मतलब डिसोसिएशन से कितना होगा। तो यहाँ ग्लूकोज से तो ओनली 1 आयन बनेगा, और यहाँ से 2 आयन बनेंगे। एक तो सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, क्लोराइड और सोडियम आयन। ठीक है, इसलिए इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ये दे रखा है, इसमें 90% ये है। तो इस तरह, तो इसके लिए फॉर्मूला सेकंड चैप्टर का, वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या दिया मैंने यहाँ पर, एक्स दिया सोल्यूट मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट मोल फ्रैक्शन है। तो पुट करो यहाँ पर कितना, पी नॉट को पी नॉट रखते हैं, ये 90% है तो 0.9 पी नॉट अपॉन पी एस की वैल्यू कितनी, 0.9 पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। मैंने बोला कि एक्स ग्राम का डिजोल्व है कितने में, 50 ग्राम में, 50 में। इसके मोल और टोटल मोल एक्स अपॉन 50 प्लस लिसन सोल्वेंट, ये तो सोल्यूट का मोल हो गया, और अदर क्या हो गया यहाँ पर, सोल्वेंट। तो सोल्वेंट क्या, सोल्वेंट का रेड करते हैं बार 70 ग्राम ऑफ द बेंजीन, 70 ग्राम बेंजीन का अमाउंट डाल रखा, वो बेंजीन का हमें पता, वो मोलर मास में 70 था, तो इसका क्या होगा, 78 अपॉन 78 कितना होगा, 1, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस 0.9 करोगे तो 0.91 पी नोट अपॉन 0.9 पी नोट, तो पी नोट से पी नोट कटेगा, और यहाँ पर सोल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स अपॉन 50 अपॉन एक्स प्लस 50 अपॉन 50 ये बनेगा। और जब एक्स को यहाँ से सोल्व करोगे क्या आएगा, 5.5 ग्राम के समथिंग आएगा। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अभी तो इसका एक और पार्ट बताओ ना। 34 इन्होंने बोल रखा कि
keep evolution continuous prepared by the adding मतलब 10 ग्राम ऐड करने से डेल्टा टी डेल्टा टीबी का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है आई बी एम। ठीक है, आई की वैल्यू बोला 100% रिसोर्सेज कंप्लीटली बोले 100%, तो वो होगा आई की वैल्यू क्या होगी 100% हो रही है, यहाँ से आंसर होंगे 1 का फॉर्म होगा और क्या होंगे 2 सीएल आयन बनेंगे, तो टोटल कितने होंगे 3। तो केबी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, केबी की वैल्यू है 0.512, ठीक है, इनटू अब स्मॉल एम होती है और एक होती है कैपिटल एम। ये क्या होती है मोलरिटी, ये होता है मोलरिटी, ये क्या हो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट करती है। ठीक है, टेम्परेचर पर तो कई बार क्वेश्चन होता है विच टर्म इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड विच टर्म इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, जिस जिस टर्म में अगर मास आएगा ना मास, तो मास वाली टर्म क्या होगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, और वॉल्यूम आएगा ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला क्या होगा टेम्परेचर से इफेक्ट करता है। अब इसका क्या होता है कि इसके जो भी गिवन मास हो तो गिवन मास कितना 10 ग्राम, उसका मोलिकुलर वेट देगा 95 और वो भी अब क्या होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास कितना 200 ग्राम, तो 200 को क्या करोगे इंटू 200, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सोल्व करोगे तो 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, इसको सोल्व करोगे 3 ये कैंसिल आउट होगा नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 3 मल्टीप्लाई 0.15 इंटू 10/95। अब इसको सोल्व करोगे 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और 4 49 49 का 50, हाँ ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, हमारा डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हेलो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 पहले वीडियो को पॉज करो 2 मिनट लो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, बट मैं तो कंटिन्यू करता हूँ इसको। अब इसका पार्ट ए चेक करते हैं। पार्ट ए में दे रखा है ए ट्रांजिशनल एलिमेंट एक्स एलिमेंट है हिज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखा ऑर्गन और 4s2 और 3d के अकॉर्डिंग दे रखा। अब इन्होंने बोला कि लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्होंने बोला कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट इन्होंने एक्स के लिए नहीं पूछा। अगर तुम एक्स के लिए निकालोगे तो कोई नहीं, पर डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन करते हैं फिर एक्स के आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमें पता है कि इनकी जो एनर्जी लेवल एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है काफी कम होता है, एनर्जी गैप क्या होता है काफी कम होता है। तो इसमें क्या होगा पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या शो करेगा +2, फिर अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा +3 भी शो करेगा, और फिर एक और जाएगा, तो 3 है ना 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 और 1 3 हो गए, और 2 और 2 4 हो गए, 2 और 3 4 और साथ में +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये तीनों ये 1 2 3 4, तो इस पांचों ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा जो एक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब एक्स कंपाउंड का नंबर देखें, इन्होंने दे रखा 4s2 और 3d। अब 3d के लिए मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 3d एलिमेंट है ना, अगर एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा तुम्हें तो कैसे करोगे 4s2 और 3d, 3d पर जो भी n वैल्यू तो मैंने क्या बोलता है कि सबसे पहले जो s पे हो तो s का तो 2 लोगे, और इन पर जो से यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर क्या करोगे 3, तो 3 तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, और 3 कौन सा होता शक्ति विकर मन फी को नी वचन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया वेनेडियम हो गया। ठीक है, तो 21 22 और 23 इसका तो होगा ना वेनेडियम का, तो क्या हो गया वेनेडियम। वैसे ये इतना क्वेश्चन नहीं है कि क्या, अपने को बताया कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर चलते हैं। क्वेश्चन बी में दे रखा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। जब पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करते हैं हीट करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि डाई पोटेशियम में कन्वर्ट होता है, और K2MnO4 प्लस MnO2, और साथ में क्या और करता है ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो क्या होती है इसकी कंप्लीट रिएक्शन ये होती है। ठीक है, अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 35 का की पार्ट बचा हुआ। ठीक है, अब इसके लिए हम बात करते हैं इन द 3D ट्रांजिशनल सीरीज जिंक is the lowest enthalpy of the atomization। अब पहले तो बताओ एटोमाइजेशन क्या होता है। एटोमाइजेशन होता है जैसे कि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2 की। ठीक है, अब इसको अगर हम H और H में ब्रेक डाउन कर देंगे ना, इसमें जो एनर्जी लगती है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। अंडरस्टैंड। अब वैसे जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी जैसे कि ये क्या है एक रोड है जिसमें क्या जिंक मेटल है कंप्लीटली, इसमें से एक ओनली सिंगल वन जिंक एटम को निकालने के लिए जो एंथैल्पी जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ, एक तो मेरे पास है जैसे कि एम एम है, एक मेरे पास है एम एम है,
और एक मेरे पास ये है, ठीक है। इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ कौन सा इजीली ब्रेक डाउन होगा। हमें पता है कि जिसमें कम जो वीक बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक डाउन होगा, तो ये क्या होगा सबसे इजी या बोले सबसे फास्ट होगा। जो फास्ट होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड होगी। अब इनमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी चाहिए होगी, और इसमें क्या होगी, डबल एनर्जी चाहिए होगी। ट्रिपल बॉन्ड में यही तो होगा ना। अब ऐसे हम हमें पता है जो बॉन्ड्स बनाते हैं इसमें डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स, वो डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। वो डिपेंड करता जो जो मेटल मेटल बॉन्ड है ना, बॉन्ड डिपेंड करता अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है वो। तो मुझे बताओ कि जिंक में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको पता, सर बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो। जिंक क्या होता है, जिंक होता है 4s2 और 3d10। अगर जिंक प्लस 2 की बात भी करें ना तो भी यहाँ जीरो होगा। तभी भी तो क्या होगा, प्लस 2 में भी लेके चले तो तब भी यहाँ पे जीरो होगा। तभी तो जो D10 होगा ना, D10 होगा ये, D10। D10 है, हमें पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 7 8 9 और 10। सर ये तो कंप्लीट पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल हुआ ना। तो इसमें क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसलिए क्या होता है इसका लिस्ट क्या होता है, एटम, एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। ये इजीली एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या बोल सकते हैं इसके जिंक के अंदर जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा ना, या बोले जिंक जिंक बॉन्ड होगा ना, वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, काफी काफी वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं दूसरे नंबर, इसके थर्ड पार्ट है। एक्टिनोड्स शो मोर नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ कि मोर नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, या बोले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन शो करते हैं, एक्टिनोड्स क्यों शो करते हैं। इसका मतलब अब एक्टिनोड्स कौन से पीरियड में आते हैं, ये आते हैं 7th पीरियड में, ठीक है। तो 7s हो जाएगा, 7p 6d और क्या हो जाएगा 5s। यही होता है ना। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो इनका गैप क्या होता है, कि इनका गैप क्या होता है, काफी कम होता है। जो इनका एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी गैप, वो क्या होता है, काफी कम होता है। बोले इक्वली होता है, क्या होता है, इक्वली होता है। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला ना अभी, इसमें से निकाला ना इलेक्ट्रॉन्स की, पहले से यहाँ से निकले और फिर यहाँ से निकले। ये क्यों निकले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होता है, काफी कम होता है या इक्वली होता है यहाँ पर। अब सोचो जब 4s और 3d में अगर मतलब कम एनर्जी गैप होगा तो यहाँ पर तो एनर्जी गैप इक्वली हो जाएगा ना। एनर्जी गैप क्या होगा, इक्वली होने लगेगा। यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होगा, इक्वली होने लगेगा। इसलिए क्या करते हैं सभी अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करते हैं साथ में, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और हाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा अच्छा सा, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब इसके लिए अब क्या करोगे, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला, वो नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 2022, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये होगा, और ये भी किसका सॉल्यूशन होगा, CBSE का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी मिले इसके लिए तुम क्या करोगे, बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लो, ठीक है। अगेन थैंक यू, बाय बाय बेटा।